सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हमारा पार्ट नंबर 3 चल रहा था, जल संसाधन। और इस पार्ट में पहले भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम चलते हैं इसी पार्ट में आगे की ओर। और चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है जल संसाधन। इसमें देखना बच्चों, क्या आप जानते लिखा हुआ है, कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना नदी पर या कोयना बांध पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर इसका विपरीत क्या पड़ेगा बच्चों, असर पड़ेगा। कृष्णा गोदावरी विवाद, ये परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। कृष्णा गोदावरी विवाद, कृष्णा गोदावरी विवाद आपसे पूछ ले कि कौन सी सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर, तो ये कोयना बांध है। ये विवाद किसने किया? महाराष्ट्र सरकार ने कोयना बांध पर किया बच्चों। कोयना बांध पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर, यानी जल की दिशा को क्या कर देना, मोड़ देना, परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योग पर इसका क्या पड़ेगा बच्चों, विपरीत असर पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं आगे कि नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते थे उनके जलाशयों में तलछट का मतलब होता है बच्चों कंकड़ पत्थर। तलछट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंकड़ पत्थर जमा होने से वे बाढ़ आने के क्या बन जाते थे, कारण बन जाते हैं। और अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी क्या हो गई थी, विकट हो गई थी। अब आपसे पूछ ले कि 2006 में भारत के किन दो राज्यों में भारी वर्षा के दौरान बांध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो क्या लिखोगे आप? एक तो लिखोगे महाराष्ट्र और एक क्या लिखोगे बच्चों, गुजरात लिखोगे। एक तो क्या लिखोगे, महाराष्ट्र लिखोगे, एक क्या लिखोगे बच्चों, गुजरात लिखोगे। उसके बाद देखो, स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहत यानी बड़े स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। अब मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मैंने पहले पढ़ा दिया, आपको बता दिया। भूमि का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। और ये मृदा अपरदन कैसे होता है? पानी से होता है, पानी के बहाव से होता है। कैसे होता है बच्चों? पानी से होता है। जान और माल का भी क्या होता है, नुकसान होता है। जब बांध आते हैं, टूट जाते हैं, तो जान माल का बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों, नुकसान होता है। और बांधों के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ ये भी होता है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की भी समस्या क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। और यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण क्या आने लग जाते हैं, भूकंप आने लग जाते हैं। बहुउद्देशीय का मतलब होता है बच्चों बड़ी बड़ी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ी परियोजनाएं होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। कृष्णा गोदावरी विवाद महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना पर चलाया गया था जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर। अब आगे जो हमारा टॉपिक है, बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित जो बीमारियां होती है, फसलों में कीटाणु जनित बीमारी और प्रदूषण क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है वर्षा जल संग्रहण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 3 नंबर से सवाल आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। टॉपिक का नाम है वर्षा जल संग्रहण।
टॉपिक का नाम क्या है? वर्षा जल संग्रहण। और 3 नंबर का आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो बच्चों 100 शब्दों में आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। पढ़ते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे वहां पर। लोगों को वर्षा पद्धति, स्थानीय परिस्थिति और उनकी जल आवश्यकता के अनुसार वर्षा जल यानी बारिश का जल, भौम जल यानी भूमि का जल, नदी का जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। अब ध्यान रखना, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने क्या बनाया, गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती थी। तो ये इंपोर्टेंट है बच्चों आपका, यहां से याद कर लेना। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, जिसे पश्चिमी हिमालय में होती है, जैसी वाहिकाएं नदी की जो धाराएं होती है, एक धारा इधर चली गई, इधर चली गई, एक धारा, तो ये जो धाराएं दिख रही है आपको, ये धाराएं क्या होती है, वाहिकाएं। ये धाराएं क्या होती है बच्चों, वाहिकाएं होती है। नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती है। तो ये लाइन इंपोर्टेंट है, यहाँ से याद कर लेना। उसके बाद देखो, पश्चिमी भारत विशेष करके राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए क्या बनाते थे, ये लोग गड्ढे बनाते थे ताकि मिट्टी को सिंचित किया जा सके, मृदा को क्या किया जा सके बच्चों, सिंचित किया जा सके, और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले देख लो, जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके क्या है, प्रमुख उदाहरण है। किसके, वर्षा जल संग्रहण के। आपसे परीक्षा में पूछ ले कि वर्षा जल संग्रहण के उदाहरण लिखो। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। तो ध्यान रखना, एक उदाहरण तो आपको सिंपल से याद हो जाएगा, जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर जिले में, जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़। एक तो खादीन, इसको खड़ीन भी कहते हैं, और एक क्या है बच्चों, जोहड़। एक क्या है बच्चों, जोहड़। याद कर लेना, राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके क्या माने जाते हैं बच्चों, उदाहरण माने जाते हैं। एक बार इसको देख लो, आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो जोहड़ और खादीन ये भी इंपोर्टेंट है। वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। उसके बाद पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कौन सी व्यवस्था बनाई, गुल अथवा कुल की व्यवस्था बनाई। गुल अथवा कुल पश्चिम हिमालय में होता है, जैसे वाहिका नदियों की धाराएं होती है वाहिकाएं। उसके बाद आगे चलते हम लोग, आगे दे रखे कि राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेष करके बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग, ध्यान रखना बच्चों, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेष करके बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए वहां पर भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। आपसे सवाल पूछेगा परीक्षा के अंदर, टाका क्या है, परीक्षा में क्या पूछेगा सवाल, टाका क्या है। तब आपको क्या लिखना है कि राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेष करके बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, एक तो भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। और ध्यान रखना, टाके का जो आकार होता है ना, एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। टाके का जो आकार होता है बच्चों, वो एक बड़े कमरे जितना भी हो सकता है, यह टाका। फलोदी में तो ध्यान रखना, एक घर में 6.1 मीटर गहरा
फलौदी में एक घर में 6 मीटर तो गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका होता था। टाका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। टाका मतलब घर के बाहर में जो चौक होता था, वहां पर गड्ढा खोदकर एक भूमिगत टैंक बनाया जाता था। वो टैंक बड़े कमरे के आकार का होता था, तो वो कहलाता है टाका। उसे क्या कहते हैं बच्चों? टाका। जो घरों की बलचों छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर, अब छत से बारिश का पानी नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता है, और जहां पर इसे एकत्रित किया जाता था। ध्यान रखना बच्चों, वर्षा का जो पहला जल होता था उसको छत और नलों को साफ करने में प्रयोग में होता था, यानी उस पानी को ये लोग पीने के काम में नहीं लेते थे। जब पहली बारिश होती थी तो उसका जो पानी है वो छतों के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से नीचे आता था, तो उस पानी को ये काम में नहीं लेते थे और उसे संग्रहित भी नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। उसके बाद देखो, ये था टाका। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेष करके बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में, ध्यान रखना बच्चों, लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। इसका आकार जो था एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर टाका होता था। यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की बलचों छतों से पाइप के द्वारा जुड़े होते थे। छत से वर्षा का पानी नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता था, जहां पर इसको बच्चों इकट्ठा कर लिया जाता था। और पहला जो जल था छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल को इकट्ठा किया जाता था, संग्रहित किया जाता था। उसके बाद चलते आगे। टाका जो है, इस टाके में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था, यानी इस बार जो बारिश हो गई तो फिर अगले साल में जो बारिश होगी तब तक इस टाके में बारिश का पानी जो होता था उसको ये लोग इकट्ठा कर लेते थे। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। टाका को ध्यान रखना, वर्षा का जल या पालर पानी भी कहा जाता था। इस बार जो वर्षा हो गई उस बरसात में जितना भी पानी हो उस टाके में ये लोग संभाल के रखते थे अगली बरसात के आने तक। तो ध्यान रखना, इसको पालर पानी भी कहा जाता था और इन क्षेत्रों में इसको पुकारा जाता था। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता था। कुछ घरों में, ध्यान रखना बच्चों, कुछ घरों में तो टाकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का ये स्रोत इन कमरों को भी क्या रखता था? ठंडा रखता था, जिससे कि गर्मी की ऋतु में क्या मिले? राहत मिल सके। उसके बाद देखो आगे, टाके के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का ये स्रोत इन कमरों को भी क्या रखता था बच्चों? ठंडा रखता था, ताकि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में इनको क्या मिले? राहत मिले। अब एक रोचक तथ्य आपकी किताब के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर, मेघालय की राजधानी याद कर लेना। एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं एबीसीडी में, मेघालय की राजधानी शिलांग। शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी और मासिन राम, ध्यान रखना, एक तो चेरापूंजी और दूसरा बच्चों मासिन राम, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पूरी दुनिया की, यानी विश्व की सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा। जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी, जहां विश्व की सबसे अधिक क्या होती है बच्चों? वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ओनली शिलांग, जो मेघालय की राजधानी, इस मेघालय की राजधानी से में शिलांग है, और शिलांग से कितना किलोमीटर दूर है?
55 किलोमीटर दूर क्या क्या है, एक तो चेरापूंजी और एक क्या है मासिनराम है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। अब आप देख लो, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा क्या हो रही है बच्चों, बारिश हो रही है, वही शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से होती है। ये दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में, अब पश्चिमी राजस्थान, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग, ये राजस्थान है, इसका पश्चिमी भाग, ये वाला भाग, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। तो आपसे एक सवाल पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नहर है, ध्यान रखना इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर बच्चों, इंदिरा गांधी नहर। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं होता। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा। कर्नाटक के मैसूर, ऐसा एक तरीका कहां पर है, कर्नाटक के मैसूर में। ध्यान रखना मैसूर कहां पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक का जो पहले नाम था वो मैसूर था, बाद में क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। जिले में तो मैसूर जिला हो गया, कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित। ध्यान रखना बच्चों, कर्नाटक का जो मैसूर जिला है इसमें एक गांव है, सुदूर गांव, जिसका नाम था गंडाथुर। इस गांव का नाम क्या था बच्चों, गंडाथुर। इस गांव में ध्यान रखना ग्रामीणों ने अपने घर में जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था को की हुई है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति भी अर्जित कर ली है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम 3.4 का चित्र देखेंगे। अभी मैं आपको वो चित्र भी दिखाऊंगा। और ध्यान रखना इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अतः अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो उसे कहते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। एक बार आप पढ़ लो इसको। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। ये प्राचीन समय से चली आ रही है, 200 साल पहले। लगभग 18 से 20 लीटर। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों वो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो इसमें देखो मैंने क्या लिखा कि मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर क्या कर दिया जाता है बच्चों, छोड़ दिया जाता है। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को समझाओ। उसके बाद आगे चलते हैं। आज की शुरुआत मैंने क्लास में यहाँ से करी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुई। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, देखो क्या कुल और गुल मैंने बताई दिया आपको। उसके बाद राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेष करके बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में, ध्यान रखना बच्चों, पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक
अथवा टांका हुआ करते थे और इसका आकार जो होता था वो एक बड़े कमरे के जैसा होता था। और फलौदी में तो ध्यान रखना, एक घर में 6.1 मीटर गहरा। तो ये थी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आगे चलते हैं। आज की जो क्लास स्टार्ट करी ना वो यहाँ से स्टार्ट करी। सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि 1 मिनट रुकना। कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में मैंने बताया आपको कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन करके कर्नाटक आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा इस पर क्या जताई गई थी, आपत्ति जताई गई थी। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें मैंने गुल और कुल वाला बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है। राजस्थान के जो जिले हैं, जैसलमेर में खादिन या खडीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़, इसके प्रमुख क्या माने जाते हैं, उदाहरण माने जाते हैं। उसके बाद राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेष करके बीकानेर, फलौदी की बात कर लो, बाड़मेर की बात कर लो, लगभग हर घर में, ध्यान रखना बच्चों, पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका बनाया जाता था और इसका जो आकार होता था एक बड़े कमरे के जितना होता था। फलौदी में तो ध्यान कर लेना बच्चों, एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। उसके बाद आपको ये डायग्राम दिख रहा है, हैंडपंप के माध्यम से पानी का पुनर्भरण किया जा रहा है। उसके बाद में एक और देखो, छत पर वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है बेकार पड़े कुओं के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल इकट्ठा किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है, जल को साफ किया जाता है। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया, सब कुछ लिखा दिया, अच्छे से इनको याद कर लेना। उसके बाद आगे देखो बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। क्या पूछ सकता है बच्चों, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। और मैंने आपको बता दिया कि मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप के माध्यम से इकट्ठा करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर क्या कर दिया जाता है बच्चों, छोड़ दिया जाता है। ये देख लो, इसका दूसरा चित्र संख्या 1, पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा में परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे मैंने आज की क्लास आपको पढ़ाई। अब इसके बाद ध्यान रखना, ये था आपका पार्ट नंबर 3। ये जो पार्ट था पार्ट नंबर 3 वो आज आपका पूरा हो गया। अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें पार्ट नंबर 3 के पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। पार्ट नंबर 2 के भी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन लेकर आऊंगा और पार्ट नंबर 1 के भी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।